दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं कबीरदास जी के बीजक ग्रंथ की समीक्षा के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं कि कबीरदास जी की बीजक ग्रंथ पर टिप्पणी कीजिए या कोई लिख लिखिए, तो आप इनके उत्तर किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जी का बीजक ग्रंथ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि उनके दार्शनिक विचारों, आध्यात्मिक अनुभवों और सामाजिक संदेशों को समेटे हुए है। कबीरदास जी एक 15वीं सदी के भारतीय संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने हिंदू और इस्लामिक परंपराओं के बीच एकता का संदेश दिया। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। बीजक ग्रंथ उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है, जिनमें उनके दोहे, साखी, पद आदि संकलित हैं। यह ग्रंथ उनके आध्यात्मिक और सामाजिक विचारों को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कबीरपंथी विद्वानों और साहित्य के अध्येताओं ने कबीर कृतियों का अलग अलग संग्रह तैयार किया है। कबीरपंथियों में उनके बीजक का बहुत बड़ा सम्मान है। साहित्य के अध्येता बीजक को कबीर की प्रमाणिक रचना नहीं मानते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि कबीर के व्यक्तित्व में जो घर फूंक मस्त और फकड़ाना लापरवाही है, वो बीजक के पदों में बहुत कम हो गई है। अतः उसके कबीरकृत होने में संदेह है। बीजक के अब तक बहुत सारे संस्करण प्रकाश में आ चुके हैं, जिनमें कोई खास अंतर नहीं दिखाई देता। सभी संस्करणों में 82 रमैनियाँ, 115 पद और 353 साखियाँ उपलब्ध हैं। अतः कबीर की रचनाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें साखी, शबद और रमैनी है। अब हम साखी के बारे में बात करेंगे तो साखी शब्द संस्कृत शब्द साक्षी का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है आंखों देखा। जिसने किसी घटना, दृश्य, व्यापार को अपनी आंखों से देखा हो, उसे साखी कहते हैं। कबीरदास जी ने समाज की विभिन्न विसंगतियों को जिस रूप में देखा, उसे अपनी साखियों में प्रस्तुत कर दिया। वे आंखों देखी में विश्वास करते हैं, कागज की लेखी में नहीं। उन्होंने खुद कहा है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन दिख की देखी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जिस कविता में स्वानुभूत ज्ञान का वर्णन न हो, उसे साखी कहते हैं। कवि ने साखियों के माध्यम से विभिन्न विषयों पर अपनी बातें कही हैं, जैसे गुरु महिमा, नाम स्मरण, ज्ञान, विरह, चेतावनी, माया, कथनी करनी, पापी नर, सत्संग, कुसंगति, विश्वास, संजीवनी, दया, क्षमा, प्रेम, निंदा, विनती, ब्राह्मचार, विरोध आदि। बाबू गुलाब राय ने साखी के विषय में लिखा है कि तत्व का साक्ष्य प्राप्त करने के कारण गुरु को साक्षी कहा गया है और उसके उपदेश साखी या साखे कहलाए। साखियां किसी भी छंद में लिखी जा सकती हैं, पर प्रारंभ से ही दोहा छंद की प्रधानता रही है, तो आगे चलकर तो वह एकमात्र दोहा छंद में ही लिखी जाने लगी। साखी का अर्थ होता है गवाह, प्रमाण, सबूत या साक्ष्य। कबीर साखी को इसी अर्थ में लेते हुए कहते हैं कि साखी आंखी ज्ञान की, समझू देखे मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना है। अब शब्द के बारे में बात करें तो गेय पदों को शब्द कहा जा सकता है। यह संस्कृत शब्द का तद्भव रूप है। शब्द का एक अर्थ ब्रह्म या परम तत्व होता है। जिन पदों में ब्रह्म और उसको प्राप्त करने की साधना का वर्णन हो, उसे शब्द कहते हैं। ब्रह्म विषयक मान्यताओं का संकलन शब्द के अंतर्गत हुआ है। शब्द के अंतर्गत सभी पद गेयता से संपुष्ट हैं। बीजक के संकलित पदों में ज्ञान की प्रधानता देखी जा सकती है, जबकि कबीर ग्रंथावली में संकलित पदों में भक्ति की प्रधानता दिखलाई पड़ती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीर पंथियों ने कबीर के पदों को सांप्रदायिक रूप देने के लिए उनमें ज्ञान और आक्रामकता को विशेष महत्व दिया है, अन्यथा उनकी वास्तविक देन उनकी भक्ति भावना ही है। काव्य लेखन की पद शब्द शैली का प्रचलन कबीर के पूर्वपंथी नाथ और सिद्धों के साहित्य में भी दिखाई पड़ती है। रमैनी के बारे में बात करें तो रमैनियों की रचना दोहा चौपाई शैली में हुई है। 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा का प्रयोग रमैनी के अंतर्गत देखा जा सकता है। बीजक में रमैनी का बहुत अधिक महत्व दिखाई पड़ता है। कबीर ग्रंथावली में उसे इतना महत्व नहीं मिला है। रमैनियों का वर्ण विषय दार्शनिकता से संबंधित है। इसमें जीवन, जगत, माया, सृष्टि विषय चिंतन की प्रधानता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी इसी प्रकार की रचनाओं के लिए रमैनी शब्द का प्रयोग मिलता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद 18वीं सदी के पूर्व रमैनी शब्द का प्रचलन नहीं था। इस संदर्भ में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि 18वीं सदी में रमैनी शब्द अधिक लोकप्रिय हुआ। इसी प्रकार कबीर की रमैनियों के बारे में कहा जा सकता है कि तुलसीदास के रामचरितमानस को लोकप्रियता को देखकर कबीर पंथियों ने भी उसी शैली में रचना की और उसे रमैनी बना दिया। बाद में पहले से ही चली आ रही चौपाइयों को भी रमैनी कहा जाने लगा। तो इस प्रकार बीजक में साखी, शबद और रमैनी 3 प्रकार की रचनाओं का संकलन है। यह कबीरदास जी की प्रसिद्धि का आधार है। कबीरदास जी का बीजक ग्रंथ
उनके आध्यात्मिक और सामाजिक विचारों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह ग्रंथ न केवल भक्ति और आध्यात्मिकता को प्रोत्साहित करता है बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी देता है। कबीरदास जी की सरल भाषा और गहन दर्शन ने उन्हें भारतीय साहित्य और फंद परंपरा में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो इस प्रकार यह लेख समाप्त होता है। यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप कबीरदास जी के बीजक ग्रंथ के बारे में टिप्पणी या समीक्षा आप लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कबीरदास जी से संबंधित या अन्य किसी से संबंधित विषय में नोट्स या अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindiqueen.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।